हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमने एक नया विषय उठाया है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पहला अध्याय जिसका नाम है विकास। चलिए हम उसको देखते हैं और समझते हैं। कक्षा 10 इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र को हम पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है विकास। विकास पाठ एक्चुअल में थोड़ा सा लंबा है और समझने की दृष्टि से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ये तीनों भागों के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो पहला भाग जो है वह विकास क्या वादा करता है के अंतर्गत आएगा और इसी में हम पढ़ेंगे आय और अन्य लक्ष्य। भाग 2 के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय विकास को और विभिन्न देशों या राज्यों के विकास की तुलना किन आधारों पर की जाती है, कैसे की जाती है, ये भी देखेंगे। इसके बाद भाग 3 में हम देखेंगे आय और अन्य मापदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, विकास की धारणीयता, साथ में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक बीएमआई और एचडीआई। अब आप यहाँ पर देखिए कि भाग 1 जहाँ पर दिया है उसमें भी लिखा हुआ है आय एवं अन्य लक्ष्य और भाग 3 में भी दिया हुआ है आय एवं अन्य मापदंड, लेकिन दोनों को अलग अलग संदर्भों में मतलब अलग अलग जगहों पर उपयोग किया गया है। पहले भाग में आय और अन्य लक्ष्य की बात हम व्यक्तियों के लिए करेंगे, किसी देश के नागरिकों के लिए करेंगे, जबकि जब हम भाग 3 में पहुंचेंगे तो हम आय और अन्य मापदंड का उपयोग राष्ट्र के संदर्भ में या राज्य के संदर्भ में करेंगे। ठीक है, अभी इतना काफ़ी है। जैसे जैसे ये पाठ आगे बढ़ेगा आपकी समझ में सब कुछ आता जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं भाग 1 के अंतर्गत विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य और आय तथा अन्य लक्ष्य। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि विकास आखिर क्या वादा करेगा। विकास, हु इज विकास? विकास तो आपके फ्रेंड का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि विकास का मतलब आपके दोस्त की बात नहीं हो रही। विकास एक प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है। जैसे आज आप जो हैं कल वैसे नहीं थे और आने वाले कल में भी आप वैसे नहीं होंगे। मतलब आपके जीवन में कुछ नया जुड़ना और अच्छा जुड़ना, पॉजिटिव जुड़ना, सकारात्मक जुड़ना। जैसे पिछले साल आप 9वीं क्लास में थे, इस साल आप पास होकर 10वीं क्लास में आ गए, ये आपका विकास हुआ ना, ये आपका शैक्षणिक विकास कहलाया। पिछले साल आपके पिताजी ने खेत में 20 बोरा गेहूं निकाले थे, इस बार आपके पिताजी ने 20 बोरा गेहूं के अलावा जो गाय या भैंस पाली थी उनका दूध बेचकर कुछ अतिरिक्त इनकम हासिल कर ली। मतलब ये आपका आर्थिक विकास हो गया। पिछले साल आपके पास मोटरसाइकिल थी, आपने एक कार और खरीद ली, ये आपका भौतिक विकास हो गया। तो इस तरह से विकास को हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स में बांध कर तो रख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में यदि हम विकास को एक हम नाउन या एक व्यक्ति मान लें और उससे पूछें कि विकास भैया हमसे आप क्या वादा करते हो, तो विकास क्या वादा करेगा बताओ? विकास सभी से एक जैसा वादा कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता। विकास सभी से अलग अलग वादा करेगा। कैसे करेगा इसको हम आगे देखेंगे। देखिए आप यहाँ पर कि विकास या प्रगति जो है उसकी धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमेशा से मतलब इस कंडीशन को देखिए आप, जब हम शुरुआत हुए थे, मानव जीवन की शुरुआत एक बंदर से मानी जाती है और बंदर धीरे धीरे करके उसके स्वरूप में परिवर्तन होते 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 करके आज कंप्यूटर चलाने वाला मानव, मतलब डालों पर उछल कूद करने वाला बंदर अब कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों की उछल कूद करा रहा है। ये हमारी प्रगति हुई है और ये प्रगति हम माने या ना माने, हम विकास की परिभाषा समझें या ना समझें, लेकिन विकास तो विकास होता है जो हमारे जीवन से तब से जुड़ा है जब हमारी उत्पत्ति हो रही थी या उत्पत्ति नहीं हुई थी तभी से। और इस स्थिति में जब हम देखते हैं तो हम सब की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी आशाएं होती हैं और अपने लक्ष्य होते हैं। जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चे जो है एक जैसा सोचते हैं क्या? नहीं सोचते होंगे। कोई ये सोचता होगा कि मैं बड़ा होकर के जेसीबी का ड्राइवर बनूंगा, कोई लड़की सोचती होगी कि मैं प्लेन फाइटर बनूंगी, थानेदार बनूंगी, कोई लड़का ये सोचता होगा कि बड़े होकर के मैं संजीव कपूर की तरह बेहतरीन कुक बनूंगा और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करूंगा। सबकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग सपने होते हैं और उन लक्ष्यों को और उन आकांक्षाओं को, उन इच्छाओं को, आशाओं को, उनको पूरा करने के लिए दिमाग में सवाल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इस विकास अध्याय में हम इन्हीं सवालों को समझने का प्रयास करेंगे।
अब अगर हम बात करें कि हम व्यक्तिगत रूप से जब सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, पर्सनली सोचते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए, तो हमारे मन में ये सवाल आते हैं तमाम तरह के। हम क्या करना चाहते हैं? हर व्यक्ति सोचता है कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन पढ़ के हमें क्या करना चाहिए। फिर ये आता होगा कि अपना जीवन हम कैसे जीना चाहते हैं। जब हम हमारे आसपास देखते हैं, कुछ अच्छे जीवन जीने वाले लोगों को देखते हैं, कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं और सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें कोई कष्ट ना हो, जिसमें कोई दिक्कत ना हो। हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं ये हम विचार करते हैं, और इस जीवन को जीने के लिए हमें किन किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, मतलब वे वस्तुएं जो हमारे जीवन को जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, मूलभूत रूप से जिनके बिना हम हमारे जीवन की कल्पना कर भी नहीं सकते, वे चीज़ें आखिर कौन सी हैं, ये सोच होती है व्यक्तिगत। इसके बाद हम एक राष्ट्र के रूप में विचार रखें, एक नागरिक के रूप में जब हम सोचते हैं तो कुछ इस तरह का विचार रखते हैं कि आखिर कोई देश कैसे होना चाहिए, उस देश के नागरिकों को कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, और सभी का जीवन कैसे बेहतर हो, इस बारे में सोचते हैं। इसके बाद हम सोचते हैं कि देश के सभी नागरिकों में क्या और अधिक समानता नहीं हो सकती, और यदि हो सकती है तो कैसे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी व्यक्तिगत सोच भी होती है और कलेक्टिव सोच भी होती है। तो हमारी जो सवाल हमारे मन में उठते हैं वे व्यक्तिगत सवाल भी उठते हैं और सामूहिक या राष्ट्र के संदर्भ में भी ये सवाल उठते हैं। अब विकास, इन सभी प्रश्नों पर विचार करने की बात है। ऐसा नहीं है कि विकास को किसी हम एक छोटे से ढांचे में खड़ा कर लें और बोल दें कि हाँ विकास भैया बताओ। विकास जो है इन सभी अलग अलग प्रश्नों पर विचार करने। और क्या आप ये बताइए कि यदि आप ये चाहते हैं कि मैं इस साल 10वीं क्लास पास हो जाऊं और शैक्षणिक विकास करते हुए 11वीं में पहुंच जाऊं, तो क्या केवल आपके विचार करने मात्र से आप 11वीं में पहुंच जाएंगे, या आपके विचार करने मात्र से आपके घर में ट्रैक्टर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको उपाय सोचना पड़ेंगे, और इन्हीं उपायों से जुड़ा हुआ सवाल आता है विकास से। यह बहुत जटिल काम है, बहुत कठिन काम है, लेकिन विकास के इस विराट स्वरूप को यदि आपको समझना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है, तो ई क्लासेस बाय मनीष सर के साथ आपको भी नन्हे नन्हे कदम हमारे साथ लेकर चलने होंगे। और इसीलिए हमने इस विकास वाले चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी 3 कदमों में हम पूरा विकास नाप लेंगे। तो विकास की जो समझ है उसको हम केवल अर्थशास्त्र की दृष्टि से ना देखें। क्यों? क्योंकि विषय तो अर्थशास्त्र का है, लेकिन विकास अर्थशास्त्र के साथ साथ इतिहास और राजनीति विज्ञान में भी दृष्टिगोचर होता है। मतलब इतिहास से आरंभ होकर राजनीति विज्ञान तक वह हमको दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, आइए हम देखते हैं। जब बात इतिहास की करते हैं तो हम सन 1206 ईस्वी में पहुंचे। मान लो हमारे पास एक टाइम मशीन है और हम सारी क्लास के बच्चे, सारे जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियो वाले अपने आप को ये सोचो कि आप सन 1206 ईस्वी, मतलब आज से लगभग 1900 साल पहले पहुंच गए हो। अब आप विचार कीजिए कि आपके ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन चल रहा है, मतलब 1206 ईस्वी, और उससे लेकर के 15 अगस्त 1947 तक हम गुलाम रहे। हमारा सामूहिक लक्ष्य क्या रहा होगा उस समय? हमारा एकमात्र लक्ष्य था कि किसी भी तरह से हम अंग्रेजों की इस दास्ता से, गुलामी से मुक्त हो जाएं और आज़ाद हो जाएं। यह हमारे इतिहास के संदर्भ में सामूहिक लक्ष्य था। हमारे विकास का एकमात्र लक्ष्य था कि आज जो गुलामी हमारे ऊपर है वो गुलामी ना होकर आज़ादी में तब्दील हो जाए। इसके बाद 15 अगस्त 1947 आया, फिर 26 जनवरी 1950 आया, हम गणतंत्र हो गए, मतलब हम एक लोकतांत्रिक देश हो गए। केवल आज़ाद नहीं हुए, लोकतांत्रिक देश हो गए। और ये बात कक्षा 9वीं से, जब से आपने सामाजिक विज्ञान के अलग अलग पार्ट्स पढ़ना शुरू किया, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम गणतंत्र हुए, हमारा देश में लोकतंत्र आया, मतलब एक एक नागरिक को राजनीतिक अधिकार मिले, एक एक नागरिक की भावनाओं का सम्मान हुआ। और जब अलग अलग नागरिकों का सम्मान हुआ, तो अब जो लक्ष्य सामूहिक था हमारा आज़ादी के पहले, अब वह लक्ष्य धीरे धीरे करके व्यक्तिगत होते जा रहा है। आज़ादी के पहले हम लोग सोचते थे पूरा देश आज़ाद हो जाए, सारे लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
हम आज़ाद हो गए। आज़ादी के बाद में क्या बात आई? आज़ादी के बाद ये बात आई, ये लक्ष्य आया दिमाग में कि चलो अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब इस देश को विकास के पथ पर दौड़ाना है। लेकिन आपको पता है कि देश कैसे बनता है? अलग अलग नागरिकों से, एक एक नागरिक से मिलकर बनता है। आज हमारे देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 33 करोड़। उन 33 करोड़ लोगों की अपनी आकांक्षाएं थीं, अपनी इच्छाएं थीं और अपने लक्ष्य थे। उस समय एक स्टूडेंट सोचता था कि मैं पढ़कर इतनी अच्छी शिक्षा अर्जित करूं कि भारत के लिए बड़े बड़े बांध बना सकूं, अंतरिक्ष यान छोड़ सकूं। ये उसके लक्ष्य थे, सामूहिक लक्ष्य थे। लेकिन वे सामूहिक लक्ष्य कब हासिल किए जाते? जब वह व्यक्ति अपने लिए व्यक्तिगत लक्ष्य तय करता। यानी कि हर व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य, अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपने अपने विचार हो सकते हैं। चलिए इसी को देखते हैं कि इतिहास में आज़ादी के पहले जो सामूहिक लक्ष्य हमने तय किए थे, आज़ादी के बाद डेफिनेटली जब व्यक्ति अलग होगा, अलग इकाई होगी, उसकी जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होंगी, तो उसके लक्ष्य भी अलग अलग होंगे। चलिए हम इसको समझते हैं। विकास सभी के लिए अलग अलग किस तरह का वादा करता है, कैसे सपने दिखाता है, क्या लक्ष्य तय करता है, आइए देखते हैं। विकास क्या वादा करता है विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य के अंतर्गत। इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। एक बच्चा गोल पोस्ट के सामने खड़ा है और दूसरा बच्चा फुटबॉल को गोल पोस्ट के अंदर डालना चाह रहा है। मतलब जो बच्चा सामने है, जो बच्चा उछल के बॉल को मार के और गोल पोस्ट के अंदर डालना चाह रहा है, उसका लक्ष्य क्या है? उसका एकमात्र लक्ष्य कि किसी भी तरह से ये बॉल गोल पोस्ट के अंदर चली जाए। जबकि सामने खड़ा हुआ बच्चा क्या चाहता है? उसका एकमात्र लक्ष्य कि ये बॉल किसी भी तरह से गोल पोस्ट के अंदर ना जाने पाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर एक बच्चे का विकास का लक्ष्य क्या है कि जैसे ही ये बॉल अंदर जाएगी, अपनी टीम के लिए एक गोल अर्जित कर लूंगा और यही मेरा विकास होगा। एक खेल कूद की दृष्टि से उसका विकास ये होगा। सामने वाला बच्चा क्या चाह रहा है कि मैं किसी भी तरह से इस बॉल को गोल पोस्ट में तो आने नहीं दूंगा, ये उसके विकास का लक्ष्य हो गया। इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, ये हमको समझ में आ गया इस स्क्रीन के माध्यम से। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग कैसे होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भूमिहीन मजदूर, समृद्ध पंजाबी किसान, वर्षा पर निर्भर किसान, ये अलग अलग श्रेणियां हमने यहाँ पर बनाई हुई हैं कि ये एक समूह का नेतृत्व करने वाली एक श्रेणी हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं भूमिहीन मजदूर के बारे में। भूमिहीन मजदूर, उसकी आकांक्षा, उसकी अभिलाषा यह है कि उसको काम करने के लिए अधिक दिन मिल जाए और ज़्यादा दिन काम करेगा तो उसको बेहतर मजदूरी मिले। साथ ही साथ वह यह भी चाहता है कि जो गांव का सरकारी स्कूल है उसमें उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिले, उसके लिए वो सक्षम हो जाए। उसकी पत्नी ये चाहती है कि कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, मतलब हमको भी बाजार में, गांव में सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, हमको भी सम्मान मिले और गांव में हम भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त करके हम भी नेता बन सकें। ये भूमिहीन ग्रामीण मजदूर चाहता है, मतलब वह पैसे के साथ साथ अन्य चीज़ों की भी अपेक्षा रखता है। इसके बाद हम देखते हैं पंजाब के समृद्ध किसान को पैसे धेले की कमी नहीं है, लेकिन चूंकि हर साल खेती पर डिपेंड तो वो है बंदा, तो उसके दिमाग में ये आता है कि उसकी उपज जो हो रही है उस उपज के लिए समर्थन मूल्य बहुत ज़्यादा मिले। जैसे कि आपको अभी पता चल रहा है कि ये किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन में भी इसी तरह की समर्थन मूल्यों की बातें चल रही हैं। खैर वो एक राजनीति विज्ञान का विषय है, अपन उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रख लें कि पंजाब का जो समृद्ध किसान है वो ये चाहता है कि उसको उपज की ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिले और इतनी मेहनत करने वाले मजदूर मिल जाए कम दामों पर, ताकि उसकी परिवार की आय सुनिश्चित हो जाए और वह अपने बच्चों को विदेशों में भेज सके, वहां उनको बसा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वह किसान जो केवल वर्षा पर निर्भर है तो वो क्या चाहेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वह चाहेगा कि इतनी अच्छी बरसात हो जाए कि उसकी फसल अच्छे से खेत में आ जाए और बाजार में जब वो बेचने जाए तो उसका अच्छा मूल्य मिल जाए, 4 पैसे ज़्यादा मिल जाए और बच्चों की शिक्षा के लिए उसके गांव में बढ़िया व्यवस्था हो और परिवार के लिए स्वास्थ्य केंद्र वहां पर उपलब्ध हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक महिला जिसकी अपनी खुद की ज़मीन है, उसके दिमाग में ये आता है कि इस बार फसल बेचने के बाद जो बचत होगी खर्चा काटकर उससे ट्रैक्टर खरीदा जाए, मतलब कृषि के औजार या कृषि के उपकरण खरीदे जाएं।
एक और बंदा है शहरी बेरोजगार युवक। बेरोजगार है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि एक अच्छी आमदनी वाली नौकरी मिल जाए, और शादी ब्याह हो जाए अगर नहीं हुई है तो, और अगर शादी ब्याह हो गई है तो उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल जाए, उसके बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य मिल जाए, मुफ्त वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो जाए। अमीर लड़के की अगर हम बात करें शहर का, तो वो क्या चाहता है कि विदेश में पढ़ाई हो जाए, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, और जब मन आए तब उसके शहर में एयरपोर्ट हो तो शहर से विदेश आना जाना आसान हो जाए। अब अमीर लड़की की बात करें तो वो क्या चाहती है कि वह भी उसके भाई की तरह आज़ाद रहे, उसको भी अपने फैसले लेने में आज़ादी मिले। अच्छा, ये केवल शहर की अमीर लड़की नहीं, ये तो मेरे ख्याल से हर लड़की चाहती होगी कि उसको भी उसके भाइयों की तरह से फ्रीडम मिलना चाहिए और उसको अपने फैसले लेने की आज़ादी होना चाहिए। डेफिनेटली लड़का हो या लड़की हो, दोनों को अपने फैसले लेने की आज़ादी होना चाहिए। हाँ, जहाँ पर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं नर्मदा घाटी का आदिवासी। नर्मदा घाटी के आदिवासी के संदर्भ में टेक्स्ट बुक में ये बताया है कि उसका घर किसी बांध के भराव क्षेत्र में आने के कारण डूब में आ गया है। तो वह क्या चाहेगा? वह चाहेगा कि उसको विस्थापन का सही मुआवजा मिल जाए और उसके रोजी रोटी की समुचित व्यवस्था हो जाए, उसके परिवार के लिए अच्छा हेल्थ सेंटर हो और बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। तो इस तरह से हम इनको सम्मिलित रूप से देखते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों की श्रेणियों के विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं हमको इस तरह से दिखाई देती हैं। आखिरी में आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गांव का कुम्हार और कक्षा 10 का ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी। तो गांव के कुम्हार के बारे में आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में लिखिएगा। कक्षा 10 के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी के विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं क्या होंगी, ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। चूंकि आप खुद 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो, यदि आप शहरी क्षेत्र के हो तो भी आपको अपने शहरी क्षेत्र के होने के हिसाब से सोचना है और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने विकास के लक्ष्य और आकांक्षाएं कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो आप लोगों ने इन लोगों के विचारों को देखा, इन लोगों के विकास के लक्ष्य और आकांक्षाओं को देखा, तो क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में विचार एक जैसा है? बताइए। बिल्कुल नहीं। सही जवाब आपका, सबकी सोच अलग अलग है। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर पैसे ज़्यादा कमाना चाहता है, ज़्यादा काम करना चाहता है, जबकि पंजाब का समृद्ध किसान क्या चाहता है? उसी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर से कम वेतन पर काम कराने की अपेक्षा रखता है वो, और जी तोड़ मेहनत करे। तो वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। अब इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि वे चीज़ें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में, हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमको चौक भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, हमको बस्ता भी चाहिए, हमको चॉकलेट चाहिए, हमको अच्छे जूते चाहिए, हमको मोटरसाइकिल चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए। लेकिन हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिसको मानते हैं वो हासिल करेंगे पहले। जैसे उन लोगों ने बोला कि हमको अच्छी मजदूरी मिल जाए, मतलब 4 पैसे मिल जाए। फिर क्या चाहते हैं कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य हो, फिर क्या चाहते हैं बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, मतलब वे चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से हमारे पास ये कंक्लूजन निकल कर आया कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है ना? जितने तरह के लोग होंगे उतने तरह के लक्ष्य होंगे। तो चलिए अच्छा, हम थोड़ा सा दूसरी तरफ नजर डालते हैं, कुछ अन्य व्यक्तियों के लक्ष्यों पर भी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको एक उद्योगपति दिखाई दे रहा है। ये उद्योगपति ये चाहता है कि उसके कारखानों के लिए बिजली ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे। इसके लिए ज़्यादा बांध बनाने चाहिए और अभी जो बांध हैं उन बांधों की ऊंचाई बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जंगलों में जनजाति बंधु निवास करते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। इनकी द्वारा बांध बनाए जाने से उनके घरों को नुकसान हो सकता है, उनका जीवन संकट में आ सकता है। इससे क्या होगा कि बांध बनने से आदिवासियों की जमीन जलमग्न हो जाएगी और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, संकट में आ जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि इससे तो हम लोग बेघर बार हो जाएंगे। हम इस बांध बनाने की परियोजना का विरोध करते हैं। बेहतर होगा कि बड़े बड़े बांध बनाने की बजाय सरकार खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक डैम या छोटे तालाब बनवाए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, उद्योगपति चाहता है कि बिजली बनाने के लिए बड़े बांध बने, लेकिन आदिवासी चाहता है कि ये ना हो क्योंकि इससे हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। तो इससे ये बात निकल कर आती है कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है ना,
वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी विकास हो, यह जरूरी नहीं है। मतलब एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो इस तरह से स्पष्ट तौर पर दो बातें निकल कर आ गई। विकास के संदर्भ में अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। और दूसरी बात जो निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि एक के लिए जो विकास है ना, वो दूसरे के लिए विनाश साबित हो सकता है। इस तरह से हम लोगों ने ये दो कंक्लूसिव पॉइंट निकाल कर ले आए। अब चलो हम उस तालिका को एक बार फिर से देखते हैं। इस तालिका को गौर से देखिए और ये अंडरलाइन की हुई चीज़ों को समझिए आप। ग्रामीण मजदूर, समृद्ध किसान, वर्षा पर निर्भर किसान, इनके सबके जो लक्ष्य हैं उनमें से कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर तालिका के आधार पर हमने ये देख लिया और अभी तक ये देखते आ रहे हैं कि अलग अलग लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हैं। ये हमारी समझ में आ गया। लेकिन एक चीज है जो इन सभी में हमको कॉमन दिखाई देती है, इन सभी में हमको सामान्य रूप से साझा करती हुई दिखाई देती है, और वो है आय। चाहे वो भूमिहीन मजदूर हो, वो भी नियमित काम चाहता है। इसके बाद समृद्ध किसान हो, वो भी अच्छी आय चाहता है। मतलब ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे चाहते हैं कि हमको अच्छी कमाई हो। विकास के लक्ष्यों के बारे में जब हम देख रहे हैं तो हमने देखा कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, और विभिन्न लक्ष्यों के बाद हमने विचार करते हुए जब तालिका का अध्ययन फिर से किया तो क्या देखा कि इन लोगों में एक चीज है वो कॉमन है, और वो है पैसे कमाने की चाहत। वैसे भी आपको बता दूं कि प्राचीन काल में जो वणिकवादी विचारक हुआ करते थे, चाहे वो जर्मनी का हो या फ्रांस का हो, इवन इंडिया में भी कभी कभी शुरुआत में ये होता था कि जिसके पास पैसा वह आदमी विकासशील माना जाता था, विकसित माना जाता था। गांव के सेठ के पास बहुत पैसा, मतलब उसने विकास हासिल कर लिया। ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा विकास, ये सोच थी। और इसीलिए लोगों के दिमाग में ये चीज़ आने लगी कि भैया 4 पैसे ज़्यादा कमाएंगे तो हम वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। किंतु ऐसी स्थिति लगातार नहीं रही। समय के साथ साथ अवधारणाएं बदलती जा रही हैं। कैसे बदलती जा रही हैं? इस तालिका में हमने देखा कि प्राचीन भारत में जैसे कि लोग चाहते थे कि बहुत ज़्यादा पैसा मतलब बहुत ज़्यादा विकास, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही है। तालिका में भूमिहीन ग्रामीण मजदूर को देखो, या आप पंजाब के समृद्ध किसान को देखो, या आप वर्षा पर निर्भर किसान को देखो, सबके सब क्या चाहते हैं? उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। सब क्या चाहते हैं? उनके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए हेल्थ सेंटर की व्यवस्था सरकार अच्छे से कर दे। मतलब केवल और केवल आय नहीं चाहते, बल्कि वो सारे लोग ये भी चाहते हैं कि आय के साथ साथ हमको शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता, ये चीज़ें भी हासिल हों। चलिए हम इसको और अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आय के अतिरिक्त वे चीज़ें जो रुपए और पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जीवन में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। अब वे चीज़ें जो रुपए और पैसे से खरीदी जा सकती है वो क्या है? वे कहलाती हैं भौतिक वस्तुएं, जैसे गाड़ी, बंगला, कार, कपड़े, टीवी और तमाम तरह की चीज़ें जिनको आप रुपया देकर खरीद सकते हैं, वे हो गई भौतिक वस्तुएं। लेकिन वे वस्तुएं जिनको आप पैसे से नहीं खरीद सकते लेकिन जीवन में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, कहलाती हैं अभौतिक वस्तुएं। वे अभौतिक वस्तुएं जैसे सम्मान, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समादर, सुरक्षा, मित्रता। आप विचार कीजिए, क्या आपको यदि पैसे रोज मिलें लेकिन बदले में आपको 2-2 थप्पड़ लगाए जाएं, आपको वो पैसा लेना अच्छा लगेगा क्या? आप कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कोई मित्र नहीं है, तो क्या आप अपने जीवन को उतनी खुशियों के साथ जी सकते हैं? अपने दुख साझा कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। मतलब इनकम या आय के साथ साथ अन्य चीज़ें भी जिनको हम नाप नहीं सकते, रुपयों और पैसों में तौल नहीं सकते, जिनको हम पैसों से खरीद नहीं सकते, वे भी मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम इसको समझते हैं आय और अन्य लक्ष्यों के माध्यम से। आय को तो हमने समझ लिया, अब अन्य लक्ष्यों को भी हम समझते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पैसों से खरीद सकते हैं, नाप सकते हैं कि 20 रुपये की 4 रोटी, 150 रुपये की एक शर्ट, 2 लाख रुपये का एक मकान। इस तरह से इनको हम कीमत में इनकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं, समादर, सुरक्षा, सम्मान, मित्रता और इन सबसे ज़्यादा जरूरी शिक्षा और स्वास्थ्य, जिनकी हम कई बार उपेक्षा कर देते हैं।
गांव में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, और जब शिक्षा पर ध्यान नहीं देते तो आपने 9th क्लास में देखा होगा सकल और विकास की कहानी पढ़ी होगी आपने, संसाधन के रूप में लोग वाली, कि किस तरह से अच्छी शिक्षा हासिल करके विकास जो है विकास को हासिल कर जाता है, लेकिन सकल जो है वह जहां की तहां रह जाता है, बल्कि वह बीमार भी हो जाता है। अर्थात यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, वह भी बहुत महत्व रखता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें अफगानिस्तान की स्थिति समझ लें। कैसे? यदि आपको 1 करोड़ रुपए देकर अफगानिस्तान भेजा जाए और ये बोला जाए कि आपको अफगानिस्तान में जॉब करना है, वहां पर तालिबान का शासन शुरू हो गया है, अब आप 1 करोड़ रुपए लो और सालाना आपको वहां पर जॉब करने की तैयारी कर दो। और साथ में एक ऑप्शन और दिया जाता है कि यदि आप अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते तो भारत में आपको 1 करोड़ तो नहीं 20 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। अब बताओ आप कहां जॉब करना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आप भारत में ही जॉब करना पसंद करेंगे, भले ही अफगानिस्तान से 80 लाख रुपए कम आपको मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको आपकी सुरक्षा की गारंटी है, आपको यहां पर सम्मान की गारंटी है, यहां पर आपके स्वतंत्रता की गारंटी है, यहां पर आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी है। डेफिनेटली यहां पर आकर हमको ऐसा लगता है कि आय उतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि अफगानिस्तान का 1 करोड़ रुपए आप ठुकराना चाहते हैं और हिंदुस्तान का 20 लाख रुपए आप लेना चाहते हैं, जबकि यहां पर कम मिल रहा है? क्यों? इसलिए क्योंकि आय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहां पर आप लोग देखिए, अब इतना सब कुछ देखने, सुनने, समझने के बाद आप ये तो समझ गए कि जब हम इस सवाल के जवाब में जाते हैं कि आप अफगानिस्तान में जाकर 1 करोड़ का जॉब नहीं करना चाहते, लेकिन हिंदुस्तान में आप 20 लाख का जॉब भी करने को तैयार हैं। अर्थात जो विकास आय के इर्द गिर्द घूम रहा था, अभी तक हमको लग रहा था कि पैसे जमा करना, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेना ही विकास है, तो अब आपको ये समझ में आने लगा कि केवल पैसे जमा करना नहीं, बल्कि पैसों के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी मिला लेना ही विकास कहलाता है। मतलब पैसा तो जरूरी है ही, जैसा कि एक कहावत है कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। तो यहाँ पर हम बात कर लें, पैसा खुदा तो नहीं, अगर पैसा भगवान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि पैसा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अन्य लक्ष्य भी विकास के लिए जरूरी हैं, जैसे मित्रता, समादर, सुरक्षा, सम्मान और सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इनकम या आय और अन्य लक्ष्य मिलकर हमारे जीवन के विकास को तय करते हैं। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास क्या है। विकास केवल और केवल पैसों पर केंद्रित नहीं है, विकास पैसों अर्थात आय के अलावा अन्य लक्ष्यों को भी हासिल करना विकास कहलाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने विकास के मापदंड और विकास को निर्धारण करने वाले तत्वों को समझ लिया कि केवल आय नहीं, आय के साथ साथ अन्य ऐसे लक्ष्य भी हैं जो विकास को तय करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य। जब इस अध्याय को हम शुरू कर रहे थे तब हमने सामूहिक लक्ष्य की बात की थी। हमने बात किए थे कि आज़ादी के पहले जब हम गुलाम थे तो आज़ाद होना हमारा सामूहिक लक्ष्य था। आज़ाद हो गए, इसके बाद हमारे लक्ष्य व्यक्तिगत हो गए, पर्सनल होते गए। अब लेकिन हम राष्ट्र के संदर्भ में बात करें, आपको पता है कि एक एक व्यक्ति, एक एक इंडिविजुअल्स, एक एक नागरिक से मिलकर एक राष्ट्र बनता है, एक देश बनता है। तो जब विकास के संदर्भ में अलग अलग लोगों के लक्ष्य अलग अलग हैं, तो डेफिनेटली राष्ट्रीय विकास मतलब देश के विकास के लिए भी अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग होगी। कुछ लोग सोचते होंगे कि देश आर्थिक रूप से समृद्ध बने, कुछ लोग सोचते हैं देश परमाणु शक्ति बने, कुछ लोग सोचते होंगे कि देश ऐसा बन जाए, कुछ लोग सोचते होंगे देश वैसा बन जाए। मतलब जितने लोग देश के विकास की उतने कॉन्सेप्ट, उतनी अवधारणाएं। इसको हम समझेंगे अगले कंटेंट में। लेकिन इस कंटेंट को देखते हुए आप लोग क्या समझे, क्या जाने, उसके लिए 3-4 प्रश्नों पर आपको विचार करना होगा। तो चलिए हम उन पर विचार करके देखते हैं। आओ इन पर विचार करें। अलग अलग लोगों के विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों हैं? इसके 2 कारण दिए हैं। पहला, क्योंकि लोग भिन्न होते हैं या लोगों की जीवन की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। 2 में से कोई एक उत्तर सही है, आपको जवाब देना है। क्या निम्न 2 कथनों का अर्थ एक ही है? उसका कारण देना है। विभिन्न लोगों के विकास के लक्ष्य विभिन्न होते हैं और लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। क्या दोनों का अर्थ एक ही है? तो कारण बताना है, और एक नहीं है तो भी कारण बताना है।
कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसा कि एक उदाहरण मैंने आपको इसी अध्याय में दिया, अफगानिस्तान वाला, कि आय अकेला महत्वपूर्ण नहीं है, आय के अलावा अन्य कारक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अफगानिस्तान में 10 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए का जॉब बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ हमारे जान की सुरक्षा नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो इसके अलावा अफगानिस्तान वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल आपको देना है और ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। महत्वपूर्ण विचार मतलब ये, लोग भिन्न होते हैं इसलिए उनके विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, जीवन की परिस्थितियां भिन्न होती हैं, या लोगों के विकास के लक्ष्य परस्पर विरोधी होते हैं। इन महत्वपूर्ण विचारों को आप अपनी भाषा में समझाइए। इस तरह से आज का यह कंटेंट यहीं पर विराम देते हैं। इस प्रकार ये जो आपको 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं या 4 तथ्य दिखाई दे रहे हैं, विचार हैं ये, इन पर आपको विचार करना है। जब आप इनके उत्तर लिखेंगे ना, तो आपको आज जो कंटेंट बताया गया है, इस कंटेंट को आपके दिमाग में पूरे तरीके से क्लियर हो जाना है। और अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप अपने टीचर से ज़रूर पूछेंगे, और फिर भी अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब देने में कोई कठिनाई हो तो आपको अगले कंटेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा, अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास और विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना। अगले वीडियो में हम इसको लेकर के आएंगे, और जब तक अगला वीडियो नहीं आता है तब तक आप पिछले सारे वीडियोस को देखते रहिए। और हाँ, चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे विकास का लक्ष्य है। मेरे विकास का लक्ष्य है कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे उसमें उतने ही ज़्यादा मेरे को आय होगी, और उतनी ही ज़्यादा आय होगी तो मेरा सम्मान, मेरी सुरक्षा, मेरी स्वतंत्रता बरकरार रहेगी और आपको शानदार शिक्षा हासिल होती रहेगी। तो चलिए, विकास के इस पथ पर आप लोग चलिए नहीं, दौड़िए। मैं चलता हूं अगले कंटेंट के लिए, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।